नमस्कार, बहुत स्वागत है आप सभी का इस खास शो में। मैं हूं शिवांगी द्विवेदी आपके साथ। आज हम बहुत ही खास और महत्वपूर्ण विषय पर चर्चा करेंगे, स्ट्रोक। आज की भागदौड़ और तनाव भरी जीवन शैली की वजह से भारत में बहुत से लोग स्ट्रोक का शिकार हो रहे हैं। हेल्थ के लिए बड़ा खतरा बनता जा रहा है स्ट्रोक। मौत का चौथा बड़ा कारण है स्ट्रोक। हर साल स्ट्रोक के करीबन 18 लाख मामले सामने आ रहे हैं और इसीलिए इसके बारे में हमारे साथ चर्चा करने के लिए और जागरूकता फैलाने के लिए हमारे साथ में कुछ खास मेहमान जुड़ गए हैं। हमें बताएंगे कि स्ट्रोक क्या होता है, क्या कारण है इसके और इससे कैसे बचा जा सकता है। ये सभी कुछ बताने के लिए आज हमारे साथ में मौजूद हैं डॉक्टर राहुल गुप्ता, सीनियर डायरेक्टर न्यूरो सर्जन एंड न्यूरो इंटरवेंशनिस्ट, फोर्टिस हॉस्पिटल नोएडा। साथ ही साथ में हमारे साथ हैं डॉक्टर अरविंद नंदा, सीनियर कंसल्टेंट न्यूरो इंटरवेंशन रेडियोलॉजी, अमृता हॉस्पिटल फरीदाबाद, ESIC मेडिकल कॉलेज एंड हॉस्पिटल फरीदाबाद। बहुत स्वागत है सर आप दोनों का ही। और सबसे पहले शुरुआत करेंगे, हमारे दर्शकों को बताएंगे कि स्ट्रोक क्या होता है। ये बेसिक क्वेश्चन लेकिन सबसे महत्वपूर्ण। स्ट्रोक एक टेक्निकल टर्म है जो कि हमारे ब्रेन के अंदर जो इवेंट हो रहा है, वैस्कुलर इवेंट, जिसमें ब्लड वेसल्स के साथ कुछ गड़बड़ हो रही है, उसको ये डिनोट करता है। अगर नस फट जाती है तो वो हेमरेजिक स्ट्रोक होता है, पर ज्यादा इंपॉर्टेंट है इश्केमिक स्ट्रोक, जिसमें कि वो ब्लड वेसल ब्लॉक हो जाती है। ब्लड वेसल जब ब्लॉक हो जाती है तो उसके आगे के हिस्से में जो ब्रेन का हिस्सा है उसमें ब्लड की सप्लाई बंद हो जाती है, ऑक्सीजन नहीं जा पाती, तो उसकी वजह से वो एरिया डेड होना शुरू हो जाता है। तो ये एक्यूट इश्केमिक स्ट्रोक जो है वो अचानक होता है और उसमें ब्लड सप्लाई बंद होने की वजह से उस ब्रेन के हिस्से को डैमेज होता है, जिससे सिम्टम्स आते हैं और इसी को एक्यूट इश्केमिक स्ट्रोक कहा जाता है। और अगर इसे हम जानना चाहें डॉक्टर अरविंद, इसके वार्निंग साइंस क्या होते हैं कि अगर हमें स्ट्रोक आ रहा है या किसी भी व्यक्ति को, आम चलते फिरते व्यक्ति को स्ट्रोक आ रहा है, उसके वार्निंग साइंस क्या देखने को मिलेंगे? देखिए शिवांगी जी, स्ट्रोक कोई भी बीमारी आप देखें तो बिना वार्निंग साइन के आती नहीं है। तो जैसे स्ट्रोक में हमने इसको डिनोट कर रखा है, जैसे बी फास्ट, इंग्लिश के अल्फाबेट है BEFAST। हर शब्द का एक मतलब है। जैसे बी का मतलब है बैलेंस। अगर आपको लगता है कि आप अचानक आपको असंतुलन हो रहा है या आपको असमय लग रहा है या आप ठीक से खड़े नहीं हो पा रहे हैं, अचानक से चक्कर आ रहे हैं, इसके लिए आपको समझ होनी चाहिए। दूसरा है आई मतलब आंख, आई, दोनों आंखों में दर्द होना या एक आंख में दर्द होना, ये एक आंख से दिखना कम होना, ये भी एक वार्निंग साइन है। तीसरा है एफ मतलब फेस। नॉर्मली फेस हमारा सामान्य होता है। अगर आपको लग रहा है कि आपका मुंह टेढ़ा हो रहा है या मुस्कुराते हुए आपकी सिमेट्री नहीं बन रही है, असमानता है, तो वो एक लक्षण है, वार्निंग साइन। तीसरा है आर्म्स, ए मीन्स आर्म्स, दोनों बाजू। स्ट्रोक जिस बाजू या जिस तरफ आएगा, ब्रेन हमेशा उल्टा चलता है। अगर राइट है तो लेफ्ट बाजू या लेफ्ट टांग या लेफ्ट साइड का मुंह में प्रॉब्लम आएगी। तो उसमें आप अगर देखेंगे, यहाँ तो आपकी बाजू नम हो जाएगी या सुन्न हो जाएगी, या आप उठा नहीं पाएंगे, या थोड़ी उठेगी और दूसरे बाजू के कंपैरेटिवली वो कम उठेगी। ये एक वार्निंग साइन है। तीसरा है एस मीन स्पीच। नॉर्मली हम स्पीच बोलते हैं तो हम कोई भी वाक्य बोल सकते हैं। इसमें क्या होता है, स्पीच में कई बार आपकी स्लरिंग आ जाती है। स्लरिंग मतलब आप लड़खड़ाने लगते हैं स्पीच में। आप एक साधारण सा वाक्य भी नहीं बोल पाते हैं, जैसे मेरा नाम क्या है, आप वो तक नहीं बोल पाते हैं कई बार। तो एक स्पीच एक बड़ा मेजर फैक्टर है। लास्ट एंड मोस्ट इंपॉर्टेंट इज टाइम। समय जो है स्ट्रोक में, समय ही का ही सारा चक्र है। जितनी जल्दी आप एक स्ट्रोक व्यवस्थित सेंटर में पहुंचेंगे, उतनी जल्दी आपके सिम्टम पकड़े जाएंगे, उतनी ही जल्दी आपका इलाज शुरू हो पाएगा, चाहे वो किसी भी तरीके से हो। तो ये जो वार्निंग साइंस हैं, ये तो हमें गढ़ लेने चाहिए, ताकि जैसे भी हो, आपके दोस्तों में, घर में, कम्युनिटी में आप जाते हैं कहीं भी, तो ये भी डिस्कशन होना चाहिए कि ये वार्निंग साइन, जैसे हार्ट अटैक के अलग है कि मेरा छाती पे हाथ आ गया, कंधे में दर्द हो रहा है, तो स्ट्रोक के साइंस भी डिस्कस होने चाहिए। निश्चित तौर पे इसके बारे में और भी ज्यादा जानने की जरूरत है, बात करने की जरूरत है, क्योंकि हार्ट अटैक बहुत कॉमन है
अच्छी चीज नहीं है, लेकिन उसके बारे में ज्यादा बात की जाती है। स्ट्रोक एक ऐसी चीज है जिसका लोग शिकार भी हो रहे हैं, लेकिन उसके बावजूद भी बहुत ज्यादा चर्चा में नहीं रहता है, जिसकी जरूरत आज के समय में है। एंड जैसा आपने बताया बी फास्ट भी, तो सबसे पहले तो जागरूकता जरूरी है और उतना ही तेजी जरूरी है आपके तुरंत ही एक्शन लेने के लिए। डॉक्टर राहुल, अगर हम बात करें कि स्ट्रोक में डायग्नोसिस कैसे होता है, किस तरीके से होता है, इसके क्या तरीके हैं और कैसे आसानी से जल्दी, क्योंकि अगर स्ट्रोक आता है तो उसका डायग्नोसिस उतना ही जल्दी जरूरी है, तो कैसे ये हो सकता है? तो जैसा कि डॉक्टर अरविंद ने बताया कि हमें अपने घर पे व वर्क प्लेस पे स्ट्रोक को आइडेंटिफाई करना बहुत जरूरी है, जिसके लिए हमें बी फास्ट को याद रखना है, यानी कि बैलेंस के बारे में याद रखना है, विजन के सिम्टम्स के बारे में याद रखना है, एक साइड हाथ या पैर के पैरालिसिस होने का ध्यान रखना है, फेस के टेढ़ा होने का ध्यान रखना है और स्पीच एबनॉर्मलिटी का ध्यान रखना है। अगर ऐसी कोई भी चीज अचानक होती है और कोई हेडेक नहीं है तो इसका मतलब वो स्ट्रोक हो सकता है, इस्केमिक स्ट्रोक हो सकता है। तो उस केस में हमारे को जल्द से जल्द उस हॉस्पिटल में पहुंचना है जहां पर कि स्ट्रोक के मैनेजमेंट की सारी व्यवस्था अवेलेबल है, जैसे कि वहां पर न्यूरोलॉजिस्ट अवेलेबल, न्यूरोसर्जन अवेलेबल है, न्यूरो इंटरवेंशनिस्ट अवेलेबल है, सीटी स्कैन और एमआरआई और न्यूरो कैथ लैब की फैसिलिटी अवेलेबल है, ताकि इसका डायग्नोसिस बनाया जाए। इसका डायग्नोसिस बनाने के लिए ये तो सिम्टम्स हो गए, सिम्टम्स एंड साइंस, और दूसरा हो गया इन्वेस्टिगेशन। सीटी स्कैन सबसे पहला और प्रिलिमिनरी इन्वेस्टिगेशन है जो कि स्ट्रोक के लिए किया जाता है। उसका मेन कारण है ये देखने के लिए कि इस्केमिक स्ट्रोक हुआ है या नहीं हुआ, क्योंकि अगर सिम्टम्स के बेस पे हमने स्ट्रोक का डायग्नोसिस बना लिया है तो सीटी स्कैन इसलिए जरूरी है हमें कि रूल आउट करना है कि कहीं पर वहां ब्रेन हेमरेज तो नहीं है, अगर वहां पर कोई ब्लड क्लॉट तो नहीं है, क्योंकि अगर ब्रेन हेमरेज है तो उसका ट्रीटमेंट बिल्कुल डिफरेंट है, अगर इस्केमिक स्ट्रोक है तो उसका ट्रीटमेंट बिल्कुल डिफरेंट है। और उसके बाद फिर और इन्वेस्टिगेशंस हैं, जैसे कि एंजियोग्राफी, उसकी भी जरूरत पड़ती है। एक चीज वार्निंग साइन की और है जो कि मैं आपको हाईलाइट करना चाहता हूं, उसे कहते हैं TIA, यानी ट्रांजिएंट इस्केमिक अटैक। अगर किसी को अचानक राइट या लेफ्ट साइड में वीकनेस आती है, दिखाई देने में प्रॉब्लम होती है, स्पीच एबनॉर्मलिटी होती है जो कि 15-20 मिनट आधे घंटे में ठीक हो जाती है, तो उसको ट्रांजिएंट मतलब कुछ टाइम के लिए, इस्केमिक मतलब कि खून का दौरा रुका है, और अटैक मतलब कि कोई इवेंट हुआ है। तो कभी आपको TIA की शिकायत है जिसमें कि जैसे हार्ट के लिए कहते हैं एंजाइना है, एंजाइना मतलब कि हार्ट अटैक का छोटा फॉर्म जो कि अपने आप ठीक हो जाता है, तो ऐसे ही अगर आपको TIA है तो ये भी एक वार्निंग साइन है कि आपको अपने आप को इन्वेस्टिगेट कराना चाहिए इससे पहले कि एक फुल ब्लोन स्ट्रोक से आप ग्रसित हो। निश्चित रूप से, यानी कि एक वार्निंग साइन, एक पहले से ही आगाह करने के लिए आपका ब्रेन भी आपको वार्न करेगा, आपको समय भी देगा कि आप उस चीज को जाने, उसको आइडेंटिफाई करें और फिर उसके लिए एक्शन लें। इस्केमिक स्ट्रोक की बात की है डॉक्टर अरविंद, तो अक्यूट इस्केमिक स्ट्रोक होता क्या है वाकई में, अगर इसे हम समझना चाहें? बेसिक स्ट्रोक से क्या ये कुछ अलग होता है या फिर इसी का ये टर्मिनोलॉजी है जिसकी हम बात कर रहे हैं यहाँ पे? इसकी एक टर्मिनोलॉजी है। स्ट्रोक इज ऑफ दो तरह से हो सकता है, जैसे डॉक्टर राहुल अभी एक्सप्लेन किया है। यहाँ तो इस्केमिक होगा कि एक आर्टरी या नस में ब्लॉकेज आ गई, तो उस वजह से ब्रेन का वो हिस्सा काम करना बंद कर रहा है जो इफेक्ट आपके शरीर को करेगा, उससे रिलेटेड जो भी है। दूसरा, यहाँ तो ब्रेन में ब्लीडिंग हो गई है। ब्रेन में ब्लीडिंग दो तरह से होती है, यहाँ तो ब्रेन के अंदर ब्लीडिंग हो या ब्रेन की स्पेसिस होती है जिनको हम CSF स्पेसिस बोलते हैं, सब आर्कनॉइड हेमरेज, उनमें ब्लीडिंग हो। वो वाली ब्लीडिंग जनरली ब्रेन में बलून फटने से होती है, ब्रेन की नस में जो किसी पेशेंट में रहता है वो फटता है। उसके कई कारण हो सकते हैं, सडनली BP बढ़ गया, कुछ हो गया, बाथरूम गए, वॉशरूम गए, प्रेशर कम हुए, कई चीज़ें होती हैं। तो एक वो है। एक ब्लड प्रेशर हाई होने की वजह से ब्रेन में भी ब्लीडिंग हो सकती है, जो हम हेमेटोमा बोलते हैं, बेसल गैंग्लिया जो ब्लीड होता है, जिसकी वजह से भी लकवा आ सकता है। तो ये सब रूल आउट करने के लिए एज डॉक्टर राहुल हैज टोल्ड कि हमें पहले CT स्कैन करना चाहिए, बेसिक इन्वेस्टिगेशन। CT में अगर हेमरेज ब्लीडिंग नहीं है तो हम स्ट्रोक को आगे बढ़ सकते हैं। कई बार हमें CT पे भी दिख जाता है कि ब्रेन के नस में क्लॉट होता है, वो एज ए रेडियोलॉजिस्ट आप पिकअप कर लेते हो, या जो आदमी स्ट्रोक एंडोवैस्कुलरली ट्रेंड है वो पिकअप कर लेता है कि इतना बड़ा क्लॉट मिडल सेरिब्रल आर्टरी में कई बार CT पे दिख जाता है सफ़ेद रंग का, तो आपको समझ में आ जाती है कि इस तरफ क्लॉट है, असल ऑपोजिट साइड आया है। दूसरा, जैसे आपने पूछा अभी कि हम इसमें क्या और कर सकते हैं, जैसे डॉक्टर राहुल ने बताया हम CT करें, MR करें, CT एंजियोग्राफी करें। ये बेहतर वहीं हो सकता है जहां ये सब एक छत के नीचे अवेलेबल हो। अगर आप ये सोचें कि CT कहीं और कराएं,
अल्ट्रासाउंड के लिए कहीं और भाग रहे हैं, एमआर के लिए कहीं और भाग रहे हैं, तब तक तो स्ट्रोक का आप टाइम ही निकाल देंगे, क्योंकि जो स्ट्रोक की विंडो पीरियड है वो बहुत क्रूशियल है। आईवी के लिए अगर देनी है तो 4.5 घंटे, पहले 3.5 थी, अब 4.5 हो गई है। एंडोवैस्कुलर जो हम लोग करते हैं वो 6 घंटे थी, अब वो बढ़ के 24 घंटे हो गई है। तो हमारे पास 18 घंटे बढ़ गए हैं स्ट्रोक के इलाज के लिए, पर उसके लिए भी हमें सीटी परफ्यूजन स्टडी करनी पड़ेगी, ताकि वायबल टिश्यू है या नहीं है। अगर वायबल टिश्यू है 24 घंटे में भी, तो भी हम अटेम्प्ट करके पेशेंट की जान को बचा सकते हैं। तो ये जो डिसीजंस हैं ये उसी हॉस्पिटल में बेटर हो सकते हैं जहां पे सब कुछ एक साथ अवेलेबल हो, डॉक्टर्स प्लस इक्विपमेंट प्लस स्टाफ, सबसे इंपॉर्टेंट स्टाफ। बिल्कुल, क्योंकि अगर आपके पास इतना कम ड्यूरेशन है, इतना कम टाइम पीरियड है, तो उस टाइम पीरियड में तुरंत एक्ट करने के लिए, एक्शन लेने के लिए वो स्टाफ कितना प्रिपेयर्ड है, नहीं है, वो भी उतना ही जरूरी हो जाता है। डॉक्टर, अगर हम राहुल सर इसमें बात करें कि आप इसमें लाइफस्टाइल में क्या बदलाव ला सकते हैं अपने स्ट्रोक को प्रिवेंट करने के लिए? जब हम स्ट्रोक की बात कर रहे हैं तो स्ट्रोक बेसिकली एक लाइफस्टाइल डिजीज है। इसलिए क्योंकि मैंने आपको बताया, एक तो हेमरेजिक स्ट्रोक हो जिसमें ब्लड प्रेशर बढ़ने की वजह से नस फट सकती है। दूसरा, जब हमारा ब्लड प्रेशर ज्यादा रहता है या फ्लक्चुएशंस होती है तो हमारे शरीर की सारी ब्लड वेसल्स खराब हो जाती हैं, दे बिकम डैमेज्ड। हमारी ब्लड वेसल जो होती है वो चौड़ी भी हो सकती है, पतली भी हो सकती है, डिपेंडिंग ऑन द ब्लड प्रेशर। पर अगर ब्लड प्रेशर की फ्लक्चुएशन है, ब्लड प्रेशर हाई रहता है, तो उसकी जो दीवार है वो खराब हो जाती है, उसकी इलास्टिसिटी खराब हो जाती है, तो वो बहुत रिजिड हो जाती है। तो उस केस में अगर ब्लड प्रेशर ऊपर नीचे हो रहा है तो उसको बर्दाश्त नहीं कर पाती, एंड देयर इज अ चांसेस ऑफ आइदर ऑब्स्ट्रक्शन और रप्चर। तो इवन जो इस्केमिक स्ट्रोक है वो भी ब्लड प्रेशर ज्यादा रहने वाले मरीजों में ज्यादा होता है। तो लाइफस्टाइल का ब्लड प्रेशर एक बहुत इंपॉर्टेंट अंग है, क्योंकि स्ट्रेस से ब्लड प्रेशर बढ़ता है, एक्सरसाइज ना करने से ब्लड प्रेशर बढ़ता है, नींद ना पूरी होने से हमारे को स्ट्रेस बढ़ता है, उससे ब्लड प्रेशर बढ़ता है, टू मच ऑफ अल्कोहल या सिगरेट कंजम्पशन से, टोबैको कंजम्पशन से हमारा ब्लड प्रेशर बढ़ता है। उसके अलावा टोबैको खासकर हमारी ब्लड वेसल्स को खराब करती हैं, इन एडिशन टू ब्लड प्रेशर। सो जो सबसे डेंजरस चीज है वो पॉल्यूशन के अलावा हमारा स्मोकिंग भी है, तो टोबैको से दूर रहना बहुत जरूरी है। अगर हम रेगुलर एक्सरसाइज करते हैं तो हमारे बॉडी के अंदर बहुत सारी ऐसे कोलेट्रल वेसल्स होती हैं जो कि बंद होती हैं, जो कि जरूरत पड़ने पे ही खुलती हैं। तो अगर हम एक्सरसाइज करते हैं तो वो ब्लड वेसल्स खुल जाती हैं और हमारे पास ऑल्टरनेटिव सर्कुलेशन भी आ जाता है। तो उस केस में ये होता है कि अगर कभी स्ट्रोक आया और अगर हमारी एक वेसल बंद हुई तो बाकी वेसल्स खुली हुई हैं, उससे ब्लड सप्लाई आती रहती है, तो हमारे को उतने सिम्टम्स नहीं आते और डेफिसिट्स नहीं होते, और ऐसे पेशेंट्स को ट्रीट करना ज्यादा आसान होता है। लाइफस्टाइल डिजीजेज में, लाइफस्टाइल चेंज में एक आता है रेगुलर मेडिकल चेकअप, जिसमें थायराइड की बीमारी, किडनी की बीमारी, लीवर की बीमारी, हमारे कोलेस्ट्रॉल लेवल्स, ब्लड प्रेशर मॉनिटरिंग, आई चेकअप, अल्ट्रासाउंड, ये सब चीजें भी रेगुलरली करानी चाहिए। एक हेल्दी लाइफस्टाइल रखेंगे तो हमारी बॉडी हेल्दी रहेगी, हेल्दी बॉडी इज हेल्दी माइंड, तो इसलिए दोनों का वैसे वर्सा है, हेल्दी माइंड इज हेल्दी बॉडी। वाह, बिल्कुल। और आपका दिमाग स्वस्थ रहेगा, सिर्फ फिजिकली ही नहीं, मैं तो कहूंगी इमोशनली, मेंटली भी आपका दिमाग अगर स्वस्थ रहेगा, आप कम स्ट्रेस लेंगे तो ज्यादा अच्छे से जिएंगे, ज्यादा खुश तरीके से, और आपकी बॉडी भी पॉजिटिव तरीके से ही आगे बढ़ेगी। डॉक्टर अरविंद, अभी आप बात कर रहे थे कि एक ही जगह पे आपको सारी सुविधाएं मिल जाएं तो सबसे बेहतर है, उससे अच्छा कुछ नहीं हो सकता है। वो आप किसी भी सिनेरियो में अगर बात करें, जब इलाज की बात आती है, जब आपके पास ड्यूरेशन ऑलरेडी कम है स्ट्रोक के इलाज के लिए, तो एक ऐसी जगह जाएं, स्ट्रोक रेडी सेंटर में जाएं जहां पे आपका इलाज अच्छे तरीके से और जल्दी हो सके। तो एक स्ट्रोक रेडी सेंटर क्या होता है, कैसे उसे आइडेंटिफाई किया जाए? एक स्ट्रोक रेडी सेंटर को हम 4 या 5 भागों में बांट सकते हैं। पेशेंट पहले आएगा आपातकालीन में या इमरजेंसी में। इमरजेंसी स्टाफ को ट्रेनिंग हमें देनी चाहिए एज ए डॉक्टर एंड हॉस्पिटल वाले भी, कि वो स्ट्रोक पेशेंट को एक्सेप्ट करें, आइडेंटिफाई कर सके कि उसको एक्चुअल में स्ट्रोक है बाय क्लिनिकली एग्जामिनिंग द पेशेंट। सेकेंड स्टेप आता है, वहाँ जो इमरजेंसी में डॉक्टर अवेलेबल है उस टाइम, चाहे वो रात के 2 बजे हैं या दिन के 2 बजे हैं, ही हैज़ टू बी वेरी मच प्रोएक्टिव। उसने एग्जामिन करना है, इमीडिएटली सीटी के लिए एडवाइस कर देना है विदाउट वेटिंग फॉर ए न्यूरोलॉजिस्ट, न्यूरो एंडोवैस्कुलर, किसी की भी। सो बाय द टाइम न्यूरोवैस्कुलर न्यूरोलॉजिस्ट, न्यूरोसर्जन, एंडोवैस्कुलर रेडियोलॉजिस्ट या न्यूरोलॉजिस्ट, प्लस योर आईसीयू, इंटेंसिव केयर यूनिट, ये 4 बड़े इंपॉर्टेंट पिलर हैं जिस पे स्ट्रोक की पूरी ट्रीटमेंट टिकी हुई है। जैसे इमरजेंसी के आगे ही रेडियोलॉजी रूम होगा, आपने एमआर कराया, आपको लगा नहीं पेशेंट हिल रहा है, इमीडिएटली सीटी एंड यू मेक अ डायग्नोसिस, इसको स्ट्रोक है। विंडो पीरियड है 4.5,
यू कैन स्टार्ट विद आईवी थ्रोम्बोलाइसिस। कई बार हम फुल डोज देते हैं, कई बार हम ब्रिज करते हैं। ब्रिजिंग का मतलब होता है हम थोड़ी डोज देते हैं और पेशेंट को कैथ लैब व्हील कर देते हैं इमीडिएटली। उसमें क्या है, एक तो मेडिसिन चल रही है और पेशेंट कैथ लैब पहुंच रहा है, सो रास्ते का टाइम भी आप वेस्ट नहीं कर रहे। तो सीधा कैथ लैब में ट्रॉली रेडी है, आपका कैथ लैब स्टाफ भी ट्रेन होना चाहिए। आपको जस्ट बोलना है स्ट्रोक, तो आपकी ट्रॉली लग जाएगी, सारा सामान ट्रॉली पे आ जाएगा। जाते ही पेशेंट को पंक्चर करना है, एनेस्थेटिक सब देखना है। अगर उनको ट्यूब डालनी है, एनेस्थीसिया देना है तो देंगे। अगर कुछ पेशेंट लोकल में सपोर्टिव रहते हैं लोकल एनेस्थीसिया में, उनको लोकल में स्टार्ट करें। तो आपको आइडेंटिफाई करना है, दैट्स द रीजन आई एम टेलिंग यू, इट स्टार्ट फ्रॉम द स्टाफ ऑफ इमरजेंसी। आपको आइडेंटिफाई करना है कि इस पेशेंट को एनेस्थीसिया इंट्यूबेट या वेंटिलेटर पे डालने की जरूरत है या नहीं। कुछ पेशेंट में नहीं पड़ती, कुछ पेशेंट में इमरजेंसी में ही वेंटिलेट हो जाते हैं, सो दैट ब्रेन की प्रेशर ना बढ़े। ब्रेन प्रेशर बढ़ते ही पेशेंट की रिकवरी में फर्क पड़ जाता है। तो ये है स्ट्रोक रेडी सेंटर की परिभाषा। इतना सब चाहिए एक स्ट्रोक रेडी सेंटर में होना चाहिए, क्योंकि आपका एनेस्थेटिक्स भी इंपॉर्टेंट है, क्रिटिकल केयर आईसीयू वाले भी इंपॉर्टेंट है, पोस्ट प्रोसीजर पेशेंट की पोस्ट प्रोसीजर केयर कैसे करनी है, इन्फेक्शन से बचाना है, ब्रेन का प्रेशर ना बढ़े वो सब मैनेज करना है, ब्लड प्रेशर कंट्रोल करना है। हर विभाग बटा हुआ है और पांचों विभागों को एक साथ काम करना है। ईगो को रखना है साइड पे और पांचों को एक साथ काम करना है पेशेंट की बेहतरी के लिए। तो दिस इज आई फील इज अ स्ट्रोक रेडी सेंटर जो ये दे रहा है। आप हर पेशेंट को नहीं बचा सकते, पर आप अगर 70% भी बचा पा रहे हैं, आई थिंक यू हैव वन द बैटल। बिल्कुल। और अगर हम बात करें स्ट्रोक रेडी सेंटर की, ये टेक्निकलिटीज तो आपने बताई ही हैं, लेकिन एक सीधी सामान्य भाषा में अगर हम बात करें तो आपके पास में ज़रूरी जितनी भी टेक्निकलिटीज हैं, जितनी भी चीज़ें, वो तो उपलब्ध होनी ही चाहिए। लेकिन आप ये मान के चलिए कि एग्जाम एकदम से अगर आपके सामने आ गया तो आप फिर तैयारी करने नहीं जाएंगे, आप तुरंत ही एग्जाम लिखने बैठ जाएंगे, समय क्योंकि बेहद कम है, इसमें फर्रा नहीं चलेगा। बिल्कुल। डॉक्टर राहुल, ऐसे में स्ट्रोक की अगर हम बात करें, स्ट्रोक से लाइफस्टाइल पर, इंसान की जीवन शैली पर कितना प्रभाव पड़ जाता है, लाइफस्टाइल में क्या बदलाव देखे जाते हैं? हम बात करेंगे जब स्ट्रोक की, तो स्ट्रोक छोटा स्ट्रोक भी हो सकता है, बड़ा स्ट्रोक भी हो सकता है। वो डिपेंड करता है कि किस लेवल की आर्टरी में ब्लॉकेज हुई है। अगर हमारे ब्रेन के बड़े हिस्से को सप्लाई करने वाली आर्टरी में अगर ब्लॉकेज होती है तो बड़ा एरिया डैमेज होता है और उसका जो परिणाम होता है वो भी काफी खराब होता है। एक राइट हैंडेड आदमी में लेफ्ट साइड का ब्रेन डोमिनेंट होता है। अगर लेफ्ट साइड के ब्रेन में डैमेज हुआ है तो स्पीच की प्रॉब्लम, मेमोरी प्रॉब्लम, राइट साइड की वीकनेस और ज्यादा दिक्कतें होती हैं। अगर राइट साइड में है तो भी दिक्कतें काफी होती हैं, पर कुछ चीजें उनकी रिकवरी फास्टर होती है। अगर छोटा हिस्सा डैमेज हुआ है और वो हमारे ब्रेन में इतना इंपॉर्टेंट नहीं है हमारे शरीर को कंट्रोल करने के लिए, तो मरीज जल्दी ठीक हो जाते हैं। अपने नॉर्मल रूटीन में आने में 15-20 दिन, महीना लगता है और उसके बाद उन्हें दवाइयां लेनी पड़ती ताकि कोई बड़ा स्ट्रोक ना हो। पर जब बड़ी वेसल्स, जैसे गले के अंदर जो हमारी वेसल्स हैं जो ब्रेन को सप्लाई करती हैं, या ब्रेन के अंदर जो बड़ी वेसल्स है जिसका भी नाम डॉक्टर अरविंद ने लिया, मिडिल सेरेब्रल आर्टरी, अगर वो ब्लॉक हो जाती है तो एक बड़ा हिस्सा डैमेज होता है। और बड़ा हिस्सा जब डैमेज होता है तो उससे बहुत ज्यादा दिक्कतें आती हैं और ब्रेन का प्रेशर भी बढ़ता है। अगर ब्रेन का प्रेशर बढ़ता है तो कई बार हमारे को हड्डी हटाने वाला ऑपरेशन करना पड़ता है उस प्रेशर को रिलीज करने के लिए, जो कि 15-20 दिन में अपने आप सेटल हो जाता है। लेकिन कई पेशेंट ऐसे कोमा में भी रह सकते हैं, डिपेंडेंट हो सकते हैं अपने केयर गिवर पे, वेंटिलेटर पे लंबे टाइम तक रह सकते हैं, सांस के लिए गले में सांस का रास्ता बनाना पड़ जाता है। तो उनकी लाइफ और उनके परिवार वालों की, दोनों की लाइफ जो है वो बिल्कुल खराब हो जाती है, अपने नॉर्मल पाथ से 1 सेकेंड के अंदर हट जाती है। तो जो लाइफस्टाइल है, अगर एक बड़ा स्ट्रोक हो रहा है तो वो कहना तो नहीं चाहिए, पर वो जिंदगी मौत से बदतर होती है, मरीज के लिए भी और उसके परिजनों के लिए भी। तो स्ट्रोक का प्रिवेंशन बहुत इंपॉर्टेंट है और जो ट्रीटमेंट हम बता रहे हैं, विद इन 4.5 आवर्स हम इंजेक्शन लगा के उस नस को खोल सकते हैं, या फिर विद इन 14 to 16 या 24 आवर्स तक हम मैकेनिकल थ्रोम्बेक्टमी करके न्यूरो कैथ लैब में उस वेसल को खोल सकते हैं और हम ब्लड सर्कुलेशन को रेस्टोर कर सकते हैं। अगर ब्लड सर्कुलेशन रेस्टोर हो जाता है तो एरिया जो डैमेज हो रहा है ब्रेन का वो छोटा रह जाता है, पूरा ब्रेन डैमेज नहीं होता, तो उसमें इंप्रूवमेंट के चांसेस और क्वालिटी ऑफ लाइफ अच्छे होने के चांसेस बढ़ जाते हैं। बिल्कुल, यानी कि ये जो ठीक होने का प्रोसेस है, जो इलाज की पूरी प्रक्रिया है, उस पर भी काफी हद तक निर्भर करता है कि आप कितनी जल्दी रिकवर कर सकेंगे और कितने अच्छे तरीके से रिकवर कर सकेंगे। डॉक्टर अरविंद, अब सवाल आपसे रहेगा मेरा आखिरी, कि स्ट्रोक के बाद ठीक होने में रिहैबिलिटेशन की क्या भूमिका है, कितना महत्वपूर्ण है? देखिए, आज की डेट में न्यूरो रिहैबिलिटेशन
एक बहुत बड़ा एनवायरनमेंट कह लीजिए या फिजियोथेरेपी एक बहुत बड़ा रेवोल्यूशन है, न्यूरो रिहैबिलिटेशन। पहले आपने फिजियोथेरेपी सुने होंगे, अब बेसिकली देयर आर न्यूरो रिहैबिलिटेशन करने वाले लोग हैं हु हैव बीन ट्रेन्ड इनटू दिस बाय स्टडीइंग एवरीथिंग। सो जो पेशेंट, यहाँ तो पेशेंट वेंटिलेटर पे है, जैसे डॉक्टर राहुल ने बोला कि उसको खुद कुछ नहीं कर पा रहा। कुछ पेशेंट ऐसे होते हैं दे हैव रिकवर्ड बट नॉट फुली। उन पेशेंट्स में न्यूरो रिहैबिलिटेशन प्लेज अ वेरी इंपॉर्टेंट रोल, चाहे वो आपकी स्पीच थेरेपी हो, चाहे वो लिम्ब फिजिकल फिजियोथेरेपी हो, मेंटल हो, आपके पूरा आपको नॉर्मल करने के लिए देयर आर मेनी थिंग्स नाउ। तो वो एक बहुत इंपॉर्टेंट चैप्टर है। बट हम दोनों का एक ही चीज़ माननी है कि इतने सब तक पहुंचने से पहले आप अपने आप को संभलें, स्ट्रोक को समझें, उसको बिल्कुल लाइट मत लें। जैसे आप हार्ट अटैक को बिल्कुल लाइट नहीं लेते ना, वैसे ही स्ट्रोक की अवेयरनेस हमें फैलानी चाहिए, स्ट्रोक की अवेयरनेस होनी चाहिए, स्ट्रोक पे डिस्कशन होनी चाहिए। कॉस्ट एक फैक्टर मैं मानता हूँ आज की डेट में हमारी कंट्री में है, बट बहुत से पेशेंट ऐसे हैं जहाँ गवर्नमेंट की स्कीम्स हैं वो कवर हो जाते हैं। तो अगर हम अपने देश में जो इतनी बड़ी पॉपुलेशन है स्ट्रोक की अवेयरनेस फैला सकें और हम कुछ कर सकें सोसाइटी में, जो हमने लिया है वो दे सकें, तो आई थिंक स्ट्रोक इज द थिंग वी शुड बी ऑल बी वर्किंग ऑन इट। बिल्कुल, ये बहुत सही और अच्छी बात आपने बोली कि हार्ट अटैक को जितनी गंभीरता से लिया जाता है उतना ही जरूरी है कि आप स्ट्रोक को, जिसको आप साधारण भाषा में ब्रेन अटैक भी कह सकते हैं, डॉक्टर राहुल भी जिस चीज का जिक्र कर रहे थे, तो ब्रेन अटैक भी उतना ही आप इसको मान के चलिए कि उतना ही गंभीर है, उतना ही विकराल हो सकता है, और इसे सही समय पे ट्रीट नहीं किया गया, इसका इलाज नहीं किया गया तो आपके लिए बेहद ही नुकसानदायक हो सकता है। डॉक्टर अरविंद, डॉक्टर राहुल, आप दोनों का बहुत शुक्रिया हमारे साथ इस खास पेशकश में जुड़ने के लिए, हमारे साथ इस चर्चा में जुड़ने के लिए। स्ट्रोक के बारे में कई अहम जानकारियां आपने हमारे दर्शकों को दी हैं। स्ट्रोक एक गंभीर समस्या है जिसके प्रति जागरूकता जरूरी है। अच्छे खान पान, बेहतर जीवन शैली और सही समय पर स्ट्रोक की पहचान से आप इसे मात दे सकते हैं। इस खास पेशकश में फिलहाल इतना ही। शुक्रिया।